नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राम सिंह राठौड़। साथियों, आज मैं हूं शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक विद्यालय में। ये विद्यालय ऊटांबर से रोड जाने वाली एक विद्यालय है जो सांचलवा में पड़ता है। सांचलवा की ग्राम पंचायत में पड़ता है और इस विद्यालय का नाम जो है सूर्य पब्लिक माध्यमिक विद्यालय सांचलवा है। और इस विद्यालय के अंदर हम सारी गतिविधियाँ जानेंगे और उसके साथ जो अध्यापक हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और अध्यापक से विद्यालय की रूपरेखा है उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों, अभी है जो हम विद्यालय के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो है रूपरेखा जानेंगे। शायद ही अभी प्रार्थना चल रही होगी और प्रार्थना को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं प्रार्थना का एक दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और प्रार्थना सभा होने के बाद हम विद्यालय के अंदर जाएंगे और विद्यालय के अंदर जो भी रूपरेखा है और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन मैंने देखा कि विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और एक बड़ी बिल्डिंग जो कॉलेज की होती हैं उस प्रकार की जो बिल्डिंग है वो विद्यालय की है। ओके। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि हमने जो है प्रार्थना सभा का दृश्य आपको दिखाया था और उसी के साथ में अभी विद्यालय के अध्यापक हैं जिनसे मुलाकात करेंगे। प्रार्थना सभा के अंदर खड़े और जिनसे जानेंगे कि प्रार्थना सभा के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह कविया। विद्यालय प्रार्थना सभा के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है? सर, प्रार्थना स्थल पर सर्वप्रथम राष्ट्रगीत, उसके पश्चात इस वंदना, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान करवाया जाता है और इसके अतिरिक्त बच्चों के सामान्य ज्ञान को देखते हुए सामान्य ज्ञान अध्ययन प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाती है। तो साथियों, हमने जो है प्रार्थना सभा की गतिविधियों के बारे में भी जानने की कोशिश की और इसके बाद में पूरे विद्यालय की गतिविधियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो साथियों, अभी जो है हमने पूरी विद्यालय की गतिविधियां जानते हुए अब एक और क्लास में आए हैं जो कक्षा 2 की क्लास है और यहाँ पर जो है सर जी जो है पढ़ा रहे हैं और अब विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे और विद्यार्थियों के जो पढ़ाई का स्तर है वो भी जानेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर चौकाराम बहादुर। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि सर विद्यालय के अंदर आप कितने समय से सेवा दे रहे हैं? तकरीबन 2005 से मैं शिक्षक की लाइन में हूँ। अच्छा, करीबन 18 साल हो गए सर। जी। इस विद्यालय में आप कितने समय से हैं? यहाँ सर विस्ताराम जी जानी ने 2-3 साल पहले से ये विद्यालय जब से इनके अंडर में है तब से हूँ। 3 साल हो गए मुझे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं यहाँ हिंदी पढ़ाता हूँ सर। हिंदी पढ़ाते हैं। जी। तो देखिए, आप हम बच्चों से अभी हिंदी का स्तर भी जानेंगे और सबसे एक और सवाल मेरा आपसे है कि जो छोटे बच्चों हो इसको लेकर विद्यालय है क्या प्रगतिशील कर रहा है? मेरे हिसाब से छोटे बच्चों के लिए ये प्रशिक्षक अध्यापक होना चाहिए जी। और जहाँ हो सके अनुभवी अध्यापकों की ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चों के लिए जी, जहाँ तक मेरा जानना है जी, जानकारी के हिसाब से। जी। तो धन्यवाद सर, हमने सर से मुलाकात की और अब जो है विद्यार्थियों से भी मुलाकात करके जो विद्यार्थियों का जो स्तर है पढ़ाई का इसके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम बेटा आपका? गुंजन। गुंजन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। अच्छा, हिंदी किताब पढ़ देते हो और इंग्लिश भी पढ़ देते हो? क्या इंग्लिश में क्या लिखा हो? पढ़ो, बुक्स निकालो। अच्छा, इसको पढ़ो, ये क्या लिखा हो? Brush your teeth, do it every day, cut your nails, do it every Sunday, do it every Sunday। तो साथ अपने आपने देखा कि जो काफ़ी एक हिंदी माध्यम के विद्यालय के अंदर जो बच्चे हैं वो इंग्लिश की अच्छी खासी किताब पढ़ लेता और अच्छी खासी के साथ साथ उनका जो और भी अदर गतिविधियां हैं इंग्लिश के संबंधित वो भी काफ़ी अच्छी लगी। क्या नाम है? चंपा। अभी जो है ये हिंदी पढ़ सकते हो बेटा? इधर आओ, ये पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है।
से रखी गुफा में सो रहा था। एक चूहा आया और शेर के शरीर पर चढ़कर खुदकने लगा। शेर जाग उठा और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए तो साथियों अभी देख सकते हैं कि हम और भी विद्यार्थी हैं बेटा सभी को। तो साथियों देखिए अभी हम सभी विद्यार्थी स्कूल के बेटा हिंदी की किताब पढ़नी आती है क्या? हाथ खड़े करो, किस किस को पढ़नी आती है? अच्छा तो देखिए सभी के हाथ खड़े हैं। तो इस अनुमान से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई का स्तर है वो काफी मजबूत नहीं गया है। और ये भी है कि जब बच्चे की नींव है जो शुरुआती दौर पर मजबूत होती है तो बच्चे का जो स्तर है वो आगे आने वाले समय में कुछ नया ही आयाम स्थापित करता है। तो साथियों देख सकते हैं कि हमने अलग अलग क्लासों को देखते हुए अब क्लास तीसरी के अंदर आए और यहाँ पर जो है सभी क्लास ले रहे हैं। यहाँ से भी जो है बच्चों की पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। जो है इंग्लिश की क्लास करनी है तो चलिए और सर से भी मुलाकात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह है। मैं इधर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये कक्षा 30वीं है जिसमें मैं अभी इस स्कूल में मैं 5 साल से गई हूँ। और ये हमारे 3वीं क्लास के बच्चों की जो हमने मॉरल वैल्यू का एक टॉपिक है उसके बारे में अपने बच्चों को अवगत करें। तो पढ़ाई का स्तर इंग्लिश में कैसा है? इंग्लिश में हमारे वैसे माध्यम तो हिंदी है फिर भी हमारा इंग्लिश में अच्छा स्तर है। जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है उनसे भी हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है। तो साथियों अभी देख सकते हैं कि ये विद्यालय कोई इंग्लिश मीडियम नहीं जबकि एक हिंदी मीडियम विद्यालय होते हुए भी यहाँ पर जो है इंग्लिश का मध्यम स्तर हमने देखा तो शानदार है। क्योंकि बच्चे जो है 30 छोटी क्लास के होते हुए वो बच्चे जो है इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि हम विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे। ये कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं और यहाँ पर जो है इंग्लिश का स्तर बच्चों से जानेंगे। क्या नाम बेटा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इंग्लिश किताब पढ़नी आती है? इंग्लिश ये जो है इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ लिखे हैं और इधर आओ बेटा। इंग्लिश के पैराग्राफ लिखे ये पढ़ सकते हो? अच्छा पढ़ो। Moral values are the good values that are taught to us by our parents and teachers. These include being honest and kind, showing respect towards others, being faithful to one's partner, and cooperating with others to name a few. तो साथियों अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो है बच्चों के इंग्लिश का स्तर जाना तो वो मुझे काफी अच्छा लगा कि साथियों अभी आप देख सकते हैं कि जो 10वीं क्लास है और ये क्लास भी अभी चल रही है। और अभी हम अपन जो है अध्यापक से भी मुलाकात करेंगे। सर जी है जो अभी क्लास ले रहे हैं। सर से 1 मिनट सर 1 सेकेंड थोड़ा। सर ये मैंने देखा कि 10वीं क्लास के अंदर ये 10वीं क्लास है ना? जी जी सर ये 10th क्लास है। अच्छा इसमें जो स्मार्ट बोर्ड लगा है इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा सर? देखो सर सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही भी है कि साइंस में मैं कहूँ तो जैसे मैं साइंस का टीचर हूँ जी। तो साइंस में बड़ा फ़ायदा है कि हर जो अपने बायोलॉजी के जितने भी डायग्राम अपने जैसे ह्यूमन बॉडी के हैं उनको भी 3D से हम आराम से प्रैक्टिकल रूप से बच्चों को समझा सकते हैं। हर एक पार्ट आंतरिक जो पार्ट होते हैं उनको भी अलग अलग तरीके से 3D में इनको अच्छे से समझाया जा सकता है जी। सबसे बड़ा यही फ़ायदा जैसे एक कोई चीज़ होती है जैसे इसको हम ऑफलाइन समझते हैं और इसको ऑनलाइन के माध्यम से पूरा उसके हर एक डायग्राम के जो काट होते हैं डायग्राम वो समझ सकते हैं उनको जी। आप कितने समय से विद्यालय के अंदर सेवा दे रहे हैं? जी सर मैं तो यहाँ से लगभग 4 साल से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा और बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को इससे फ़ायदा होता है? ये सिर्फ साइंस से ही होता है? नहीं साइंस में देख वैसे अपना अपना स्थान रखते हैं लेकिन साइंस और मैथ्स में क्योंकि मैथ्स में भी बहुत सारी जो आकृतियाँ होती है वो इनमें डायरेक्ट अपलोड की गई है तो उनको भी बड़ा करके आराम से अपन समझा सकते हैं जी। तो साइंस और मैथ्स वालों को बड़ा फ़ायदा है बाकी सभी को फ़ायदा होता ही है। और भी बहुत सारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उनको भी ऑनलाइन तरीके से अपन समझा सकते हैं जी। तो साथियों अभी देख सकते हैं कि हमने जो है आपको क्लास के अंदर मुलाकात कराई और क्लास के अंदर जो स्मार्ट बोर्ड लगा है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और उसी के साथ में अभी हम जो है क्लास के विद्यार्थी हैं जिनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनको जो है इस स्मार्ट बोर्ड से क्या फ़ायदा है। क्या नाम? मेरा नाम मुकेश जाखड़। अच्छा इस स्मार्ट बोर्ड से क्या फ़ायदा हो रहा है? स्मार्ट बोर्ड से सर हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि सर ने बताया डायग्राम ऑनलाइन बता सकते हैं जी। और इसमें जो भी पढ़ा है वो स्टोर करके रख भी सकते हैं ऑफलाइन वाला जी। और कब से लगाया? 70 की शुरुआत से ही है जी। अच्छा ठीक है। 10वीं क्लास में पढ़ते हो? हाँ अच्छा ठीक है। और भी विद्यार्थी हैं जिनसे भी मुलाकात करेंगे।
विद्यालय के द्वारा 10वीं बोर्ड को लेकर क्या प्लानिंग की हुई है? सर प्लानिंग ये है कि अभी सिलेबस पूरा हो जाएगा 1 नवंबर तक। जी। बाद में एक ऑपरेशन विजय शुरू कर रहे अच्छा। हैं, जिसको 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है स्टार्टअप लेवल, जिसमें प्रत्येक ऑपरेशन विजय को लेकर क्या होने वाला है, उसमें क्या रीजन है और क्या कार्यक्रम रखा गया है उसमें? उसमें सर 5 लेवल में ये बांटा गया है, जिसमें पहला लेवल है स्टार्टअप लेवल, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को 20 भागों में डिवाइड करके उसके 20 पेपर बनाए जाएंगे, यानी एक सब्जेक्ट के 20 पेपर। और 20 पेपर के बाद आता है माइनर फाइट, जिसमें एक सब्जेक्ट के सिलेबस को 10 भागों में डिवाइड करके उसके 10 पेपर बनेंगे, जिसमें स्टार्टअप लेवल से 80% कोर्स उससे लिया जाएगा, बाकी बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन डालेंगे। बाद में आता है सर क्वार्टिफायर फाइट आती है, उसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट के 3 पेपर बनेंगे और 3 भागों में डिवाइड करेंगे सिलेबस को, 3 भागों में डिवाइड करके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ले लेंगे। उसके बाद आता है सेमीफाइनल, जिसमें हमारे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे और बोर्ड लेवल के पे ही ये कॉपियाँ हमारी जांच होगी, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम कितने मजबूत हो चुके हैं। उसके बाद फाइनल फाइट है, जिसमें हमारे पेपर बाहर से मंगवाएंगे और कॉपियाँ भी बाहर से बोर्ड लेवल पे चेक करवाई जाएंगी, जिससे हम बोर्ड लेवल पर छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ों के हमारे क्लियर हो सके और हम बोर्ड के लिए तैयार हो सके। और भी विद्यालय के द्वारा कोई ऐसा प्लानिंग बनाई हुई है जो बोर्ड के लिए फ़ायदा? और उसी के साथ में मैंने देखा कि जो स्मार्ट बोर्ड है क्लासों के अंदर लगा है, इसको लेकर क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे हमें यही फायदा हो रहा है कि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसको एनिमेशन में देख सकते हैं, स्टोरी एनिमेशन में हमें समझा सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल जो हैं, डिवाइडेशन जो भाग है शरीर के, उन्हें हम स्टोरी एनिमेशन में समझ सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है और हम आसानी से इसको समझ के आगे आंसर दे सकते हैं। जी। ऑपरेशन विजय जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके तहत टोटल कितने एग्ज़ाम होंगे? टोटल सर कुल मिला के देखें तो 210 एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें प्रथम स्टार्टअप लेवल में 20 एग्ज़ाम प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी 120 एग्ज़ाम उसमें होंगे। बाद में 60 एग्ज़ाम माइनर फाइट में होंगे। उसके बाद सेमी क्वार्टिफायर में 18 एग्ज़ाम्स होंगे। उसके बाद में सेमीफाइनल में होंगे हमारे 6 एग्ज़ाम्स। उसके बाद में फाइनल फाइट में हमारे 6 एग्ज़ाम और होंगे। जी। कुल मिला के 210 एग्ज़ाम्स हमारे होंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमें अभी विद्यार्थी से बात की तो इन्होंने जो है एग्ज़ाम फाइट को लेकर वास्तव में मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि कम से कम 210 पेपर है जो इनकी प्लानिंग को लेकर बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर होंगे। ओके, तो साथियों हमने देखी कि विद्यालय की व्यवस्थाएं भी मुझे काफ़ी शानदार लगी। अब जो है विद्यालय की शानदार व्यवस्थाएं भी मुझे देखने को मिली। विद्यालय के अध्यापक है जिनसे मुलाकात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम चंपा लाल है, गोदारा। मैं बाड़मेर से हूँ। जी। हाँ जी। विद्यालय के अंदर कौन कौन सी भौतिक व्यवस्था है? भौतिक व्यवस्था कक्षा के अंदर छोटे बच्चों के लिए छोटी टेबलें बैठने के लिए, बड़े बच्चों के लिए बड़ी टेबलें लगाई गई है बैठने के लिए। स्तर के अनुसार टेबलें लगाई गई है। बच्चों के अनुकूल कक्षा स्तर रखा गया है। हाँ, ये व्यवस्था मैंने भी ये भी देखा कि खुला वातावरण है यहाँ पर और खेल मैदान भी शायद 2 होने चाहिए। हाँ, बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग मैदान है। एक पीछे का मैदान है, एक इधर मैदान है। छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, बड़े बच्चे वहाँ खेलते हैं। 2 अलग अलग मैदान है। और शनिवार को बाल सभा होती है। एक यहाँ बड़ा हॉल है, 60x80 का हॉल है। बच्चे वहाँ आराम से बैठ के बाल सभा कर सकते हैं। जी। विद्यालय के अंदर जो अध्यापक है वो यहीं पे रहते हैं, बाहर के अध्यापक है जो यहाँ पर रहते हैं क्या? हाँ, मैं भी बाड़मेर से हूँ, यहीं रहता हूँ स्कूल में। हम 5 स्टाफ है, स्कूल में ही रहते हैं और 5 रूम बने हुए हैं और इसमें हम रह सकते हैं। विद्यालय के अंदर टोटल कितने रूम है? विद्यालय के अंदर टोटल 16 रूम है। तो साथियों हमने जो है पूरी गतिविधियां विद्यालय के बारे में जानी थी और अब हम हैं जो विद्यालय के निर्देशक महोदय जो विश्वनाथ जी जानी है जिनसे मुलाकात करेंगे और विद्यालय की और भी गतिविधियां और विद्यालय के भविष्य को लेकर क्या होने वाला है इसको लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे इस RS मीडिया के स्पेशल शो में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा RS मीडिया का कि उन्होंने मेरे विद्यालय में आकर विद्यालय को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने प्रेजेंट किया। इसके लिए राम सिंह जी नाम बताया इन्होंने आपका, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से विद्यालय को इन्होंने इतनी बड़ी प्राथमिकता दी। जी, सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि आप शिक्षा जगत से कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर 2010 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद में मैं इस एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। जोधपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल है पहले से, तो 2010 के बाद में मैं लगभग यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। जी,
तो सबसे पहले आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने ये विद्यालय संचालित करने के आपके मन में कैसे आया ये सवाल? देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल काफ़ी टाइम से जोधपुर में थे और मेरा हमेशा ये इंटरेस्ट रहा है कि शिक्षा एक पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में मैं अपने आप को प्रेजेंट करना मेरा हमेशा इच्छा रही है। हालांकि बीटेक की है, बीटेक एक टेक्निकल फील्ड है, फिर भी मुझे बीटेक के बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्यों न मैं एक शिक्षक के फील्ड में आके शिक्षा को आगे बढ़ाऊं, ताकि हर गांव में अपने जो आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षित कर सके और उनको एक एजुकेशन दे सकूं, हाई क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए मुझे ऐसा लगा। तो मैं यहाँ पे इस विद्यालय को लिया मैंने और इस विद्यालय को हायर करके इस विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम वापस पूरा परिचय बता ही देता हूँ आपको, विस्ताराम जानी है। JCRC इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की है। 2010 में मैंने IT फील्ड से बीटेक कंप्लीट करके और जोधपुर में प्रताप नगर में JTC इंस्टीट्यूट नाम से कोचिंग सेंटर 2010 में मैंने खोला है और आज 13 ईयर कंप्लीट हो गए। JTC इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक अच्छा नाम कर चुका है और सभी बच्चों के और उनके अभिभावकों के सहयोग से इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है। और ये विद्यालय इस विद्यालय को भी मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस विद्यालय को लिए हुए, और ये विद्यालय मैंने हायर किया है और इस विद्यालय में आज मैं और मेरा स्टाफ मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी मेहनत रहेगी कि इसको और आगे बढ़ाएं। जी, तो आप जोधपुर से रोजाना अप डाउन करते हैं? जोधपुर यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर पड़ता है, बट मुझे करना पड़ रहा है। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाता हूँ 8 बजे और 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं इस स्कूल परिवार के सभी मेंबर हैं उनके साथ में जुड़ के स्कूल को आगे बढ़ाने का और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और 2 बजे के बाद में मैं वापस जोधपुर के लिए निकलता हूँ, वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल के लिए। वहाँ पे भी शाम को क्लासें होती हैं, तो वहाँ पे भी मैंने ये काम कर रखा है। तो दोनों काम पैरेलल चलते रहे और अच्छे चलते रहे, इसलिए मुझे रोज़ अप डाउन करना पड़ रहा है। जैसा कि सर आपने बताया कि आप 5 साल से विद्यालय संचालित कर रहे हैं, तो उसमें जो कोरोना काल आया था इसको लेकर विद्यालय किस प्रकार से प्रभावित हुआ था? हाँ, ये बात जरूर है कि कोरोना काल एक शिक्षा के फील्ड को हिलाने वाला काल था और वो भी ऑफलाइन शिक्षा को तो उसने हिला के रख दिया। जैसे ही 2019 एंड में कोरोना आया था, उस समय जैसे भी गवर्नमेंट ने घोषणा की कि विद्यालय सब बंद कर दिए गए, सब बच्चों को घर पे बैठा दिया गया। उस समय मेरे लिए और मेरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का टाइम आया था, जैसे सभी विद्यालय में होता है। तो 2019 में पहले उन्होंने अपने भारत सरकार ने एक क्वांटम यानी स्पेस के रूप में दिया कि 1 महीने के लिए स्कूल बंद रहेगी, फिर 2 महीने के लिए बंद रहेगी, ऐसे करके 2 साल लगभग एजुकेशन फील्ड को कोरोना ने झकझोर के रख दिया है। उस काल में इस विद्यालय को भी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ भागने लगे क्योंकि हर कोई पैसे भी भर नहीं पा रहे थे। थोड़ी बहुत जो भी मामूली फीस थी वो भी उस समय एक ऐसी कंडीशन बन गई कि फीस भरना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और मैंने हालांकि उस कोरोना काल से उबरने के लिए ये किया कि 2 साल तक मैंने बच्चों से फीस नाम मात्र ली या ली भी नहीं है। जो बच्चे 1 महीने के लिए कोई पढ़ने के लिए आया तो सिर्फ उससे 1 महीने की फीस ली है। कोई यदि 5 महीने के लिए यहाँ पे पढ़ा है तो उससे 5 महीने की फीस ली है। टोटल फीस का उस समय कोई वैल्यूशन था नहीं, ना किसी बच्चों से टोटल फीस ली गई है। और इस बीच में भी कोई परिवार ऐसा भी था जो फीस नहीं भी भर सके, उनकी फीस हमने माफ़ भी की है। और मेरी टीम के जो मेंबर थे उन्होंने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने भी अपने आधे पेमेंट में भी पढ़ाने का यहाँ पे रखा है, सर आप जो भी पेमेंट देंगे वो हम लेंगे, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाएंगे और अपनी स्कूल को इस कोरोना काल में उभारना है और हमें रास्ते से भटकना नहीं है, बच्चों की मेहनत को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ के हम काम करेंगे। तो वो 2 साल का एक पीरियड थोड़ा क्रिटिकल था हम लोगों के लिए, लेकिन कोरोना अब लगभग वो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। अब उसकी आर्थिक मंदी नहीं है बिल्कुल ही, और बच्चे और उसके पेरेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। जी, जैसा कि हमने जाना था कि विद्यालय की गतिविधियां भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और नवीन गतिविधियां क्या होने वाली और किस प्रकार की जो गतिविधियां हुई थी इसके देखो, कोरोना काल के बाद में थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ही ज़रूरी है। और ऑनलाइन
आजकल आईटी मीडिया मजबूत होना भी ज़रूरी है। ये किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी पहलू बन गया है। तो हमने कोरोना काल में तो बच्चों को व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू हमने पढ़ाने की कोशिश की है। कोरोना के बाद में जैसे ही बच्चे आए तो अब वो थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी की तरह पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो हमने क्या किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ये कह सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कराना बच्चों को स्टार्ट किया। मेरे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड भी लगे हुए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उससे हम पढ़ा रहे हैं। और अब देखो कि मेहनत बच्चे और टीचर दोनों को मिलके करनी होती है। तो मैंने अनुभवी स्टाफ को रखा है। मेरे यहाँ पे 12 स्टाफ है स्कूल में, सभी स्टाफ अनुभवी और मेहनती स्टाफ है, और बच्चे उनके साथ में मिलके मेहनत कर रहे हैं। और हमने बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा रखने के लिए, देने के लिए हमने बोर्ड क्लासों के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासें भी लगाई है और लगाते हैं, और आगे भी हर आदित्यवार को क्लास भी लगती है बच्चों के, ताकि उनको एक्स्ट्रा कुछ दे पाए। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमने पूरी एक प्लानिंग कर रखी है। हमारा जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, बीच में हमारा ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद में ये प्लान आ गया, ये आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा सेशन शुरू होते ही उस पूरे सेशन में क्या क्या प्लानिंग करनी है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से करना है, वो पूरा शेड्यूल कर रखा है। तो नवंबर शुरुआत यानी कि अक्टूबर एंड जब ये चल रहा है, सप्ताह भर में हमारा कोर्स भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में रिवीजन क्लासें स्टार्ट होगी। रिवीजन क्लास में हम टीचर और बच्चों को दोनों को फुल मेहनत करने के लिए प्रमोट करते हैं, और हर वीक हमारे टेस्ट होता ही था, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट का रेगुलरली टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट जैसे आपने सुबह एक बच्चे से पूछा भी था मेरे ख्याल से, तो उसने बताया भी होगा, वो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और हर बच्चा मेहनत में पार्टिसिपेट करे और शानदार रिजल्ट रहे। और इस एरिया के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात रहेगी हमारा रिजल्ट। जो हमने ये भी देखा था कि एक स्कूल के अंदर जो है स्मार्ट बोर्ड लगा है, इसका क्या उद्देश्य और बच्चों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट बोर्ड सर, स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करने वाला होना चाहिए। यदि स्मार्ट बोर्ड को स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जाए, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि देखो, एक अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ का, जैसे मैंने बना दिया घन घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर दी। अब एक डायग्राम बोर्ड पे, 2D बोर्ड पे क्यूब और क्यूबॉइड बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब स्मार्ट बोर्ड से उसका पूरा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज अपन बता पाए, और बच्चे के माइंड में एक इमेज आ जाए कि अच्छा ये क्यूबॉइड ऐसा होता है, क्यूब ऐसा होता है। उससे क्या होता है कि उसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें समझा सके। 3D व्यू के लिए स्मार्ट बोर्ड बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। साइंस में अपन पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, हमने बता दिया, थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन उसको एक डायग्रामेटिकली विद वीडियो यदि ये चीज़ बताई जाए तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी। और ऐसे कैसे SST सब्जेक्ट हो गया, बच्चों को कह दिया, जियोग्राफी में अपन ने कह दिया भाई भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। अब उसके बारे में थ्योरिकल तो बता दिया, लेकिन उसको यदि अपन एक वीडियो के लिए बताए, वीडियो को देखते हुए कि भाई ये भूकंप ऐसे आता है तब ये घटना होती है, एक वीडियो बताए, यानी कि ज्वालामुखी आ गई तो ज्वालामुखी का वीडियो उनको बताया जाए। तो मेरे ख्याल से इंसान सुनने से ज़्यादा देखने से याद होता है, उसको देख के वो याद कर पाए। और एक बात है कि स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, जैसे आज मैंने कोई क्लास ली और कोई बच्चा अब्सेंट हो गया, बाय द वे उसके घर पे कोई काम हो गया तो बच्चा अब्सेंट रह गया, इस कंडीशन में क्या करते हैं कि दूसरे दिन जैसे ही बच्चा आया तो वो उस क्लास को वापस भी देख सकता है, वो क्लास हम ऑनलाइन उसके घर पे भी भेज सकते हैं, ताकि वो वीडियो देख के उस चीज़ को समझ सके। तो अभी विद्यालय के अंदर नवीन गतिविधियों को लेकर क्या होने वाला है? नवीन गतिविधियों में देखिए कि अभी एग्जाम का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा सबसे अधिक फोकस तो रहेगा पढ़ाई पर बच्चों की। देखो, लोग परसेंटेज में विश्वास करते हैं कि इतने परसेंटेज बन गए। मैं बच्चों को और स्टाफ को हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चे बेसिक चीज़ क्या सीखे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। परसेंटेज 4-5 ऊपर नीचे भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि उनको बेसिक चीज़ नहीं आ रही है तो फिर परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं। मार्कशीट की वैल्यू कब होती है? जब प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए
हम हमेशा मेहनत करते हैं। और यहाँ तक कि छोटे वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोग जैसे अलग से बुक्स वगैरह मंगाते हैं, छोटी छोटी स्टोरियों की बुक्स हो गई, स्टोरीज हो गई, तो स्टोरीज की बुक है तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले, सितर से उसको समझाया जाए तो बच्चा इंटरेस्ट ले। लोग इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम करते हैं, मैंने कभी मीडियम को महत्व दिया नहीं है। मेरी क्लास में, मेरी स्कूल में मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चा इंग्लिश मीडियम भी अच्छा पढ़ रहा है और हिंदी मीडियम भी अच्छा पढ़ रहा है। छोटे बच्चे आप किसी भी क्लास में जाके पहली दूसरी क्लास में भी जाके देखोगे तो बच्चा इंग्लिश की बुक बढ़िया ढंग से पढ़ पा रहा है और ऐसे कैसे वो हिंदी में भी पढ़ पा रहा है। तो मैटर मीडियम नहीं करता है, मैटर करता है नॉलेज। नॉलेज यदि बढ़िया बच्चे को आया और बच्चा कुछ सीख पाया, प्रैक्टिकल नॉलेज विद थ्योरेटिकल नॉलेज, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है सर। जी सर, ये सब सवालों के बाद अब मेरा एक और सवाल है कि कई लोग जो है नौकरी के लिए हमेशा उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन आपने जो है ये फील्ड क्यों चुना, इसके मन में आपको कैसे जगी? हाँ सर, ये सवाल आपने किया है, वैसे सब लोग भी करते हैं मेरे से कि सर आपकी तो नौकरी लग जाती, आप थोड़े फिजिकली हैंडीकैप हो, आपके सर्टिफिकेट है, आप उन्होंने ये भी बताया कि आप सर इंटेलिजेंट हो, चलो मेहनत करते हो, सब ठीक है, आप चाहे तो गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है, ये क्वेश्चन कई लोग करते हैं। पर एक मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, क्रॉस के क्वेश्चन है, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यदि मेरी नौकरी लग जाती तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता, या जो मेरे वर्कर है, जो मेरे साथ में मेरे स्टाफ है, मेरे भाई है, जो बच्चे हैं, उनको क्या फ़ायदा होता? पहली बात। हाँ, हर नौकरी को जिस नौकरी के उद्देश्य से लिए जाते हैं तो देश को फ़ायदा होता है, ये मानता हूँ मैं मेरा प्राइवेट भी काम करूँगा उससे भी देश को फ़ायदा होता है, लेकिन सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक कार्य मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सरकार का नौकर ना बन के समाज का नौकर हूँ, और समाज का नौकर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को वो चीज़ दे पा रहा हूँ जो मुझे देनी चाहिए। मैं एक टीम को लेकर चल रहा हूँ, आज 12 स्टाफ है यहाँ पे और 7-8 स्टाफ वहाँ इंस्टीट्यूट में, 20 लोगों को नौकरी मिल रही है, और एक एजुकेशन फील्ड की वजह से और इन बच्चों की और मेरी वजह से, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो 3 सरकारी नौकरी सर मेरे सेलेक्ट हो रखा हूँ मैं, लेकिन इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ। मैं 2 बार रेलवे में हो रखा हूँ, 1 बार एसएसटी में हो रखा हूँ, तो दोनों में मैं हो रखा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट इस चीज़ में आने लगा तो मैंने ये फील्ड चूज़ किया और इस फील्ड में मुझे मज़ा आ रहा है, इसलिए मुझे सरकारी नौकरी की ज़रूरत लगी नहीं सर। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि लोग जो है हमेशा की तरह ये भी अपने आप को टोकते हैं कि हम विकलांग हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं दोनों टाइप के लोगों को कहना चाह रहा हूँ, एक सक्षम जो फिजिकली सक्षम है, दूसरा जिसको अपन विशेष योग्यजन कहते हैं, हालांकि अक्षम नहीं कह सकते, विशेष योग्यजन जो मेरी कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली थोड़े प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उनके लिए। सबसे पहले तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो फिजिकली चैलेंज है। देखो, आदमी दिमाग से फिजिकल हो सकता है, शारीरिक नहीं, ये कथन मैं मानता हूँ। और हमेशा मैं ये, और मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी ऐसा लगने ही नहीं दिया कि मैं फिजिकल चैलेंज हूँ, वो हमेशा मुझे मोटिव करते रहे, और भगवान की मेहरबानी से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूँ मुझे ऐसे भी फ्रेंड भी ऐसे मिले हैं जो हमेशा मोटिव करने वाले मिले हैं। वो हमेशा मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते, तो मुझे कभी फिजिकल चैलेंज की नौबत आई नहीं। और दूसरी बात है, फिजिकल चैलेंज है यह सेकंड मैटर है। यदि आपका दिमाग अच्छा चल रहा है, आप में पॉजिटिव एनर्जी है, आप हमेशा पॉजिटिव देखते हो, तो आप फिजिकल चैलेंज कोई चैलेंज नहीं है। हमेशा आप दिमाग से मजबूत रहो, मोटिवेट चीज़ें देखो। और जो विकलांग भाई है उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, अपने आप को हमेशा मोटिव करते रहो, ऐसे लोगों के संपर्क में आओ जो आपको मोटिव करे, डीमोटिव करने वालों के संपर्क में कम से कम रहो। एक बात होती है कि फिजिकली जो बंदा होता है उसको सहायता की जगह फीलिंग वाले लोग अधिक मिलते हैं। फीलिंग मीन्स ये बेचारा देखो इससे कुछ हो नहीं रहा है, ये करने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन ये कैसे आगे बढ़े उसको सपोर्ट करने वाले कम मिलते हैं। और जिनको मिलते हैं वो करते भी हैं, वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो फिजिकल चैलेंज कोई
बड़ी बात नहीं है। और जो विद्यालय संबंधित एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कई कबार हम देखते हैं कि जो सिर्फ विद्यार्थी ही गणवेश के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि सभी स्टाफ भी है जो एक गणवेश के अंदर है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, स्टाफ हो चाहे मैं हूँ जी, अनुशासन हमेशा बड़ों से स्टार्ट होता है। अपना स्टाफ या हम लोग बच्चों को कहे कि आप गणवेश में आइए, आप बाल कटवाइए, आप नाखून कटवाइए, और यदि स्टाफ खुद विदाउट यूनिफॉर्म बाल बड़े बड़े और कोई उनके पहनने का सलीका नहीं है तो वो क्या बच्चों को बोलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम लोग अनुशासित हो, फिर अपने बच्चों को अनुशासित करें, क्योंकि बच्चा गुरु को देख के सीखता है। यदि आपका गुरु यानी बच्चे का गुरु यदि कुछ गुटखा बीड़ी तंबाकू वगैरह ऐसे सेवन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के दिमाग पर असर डालता है। तो गणवेश में आने का मेन उद्देश्य यही है कि मेरी टीम यदि एक अनुशासन के रूप में परफॉर्म होगी तो बच्चे उससे सीखेंगे, बच्चों के अभिभावक सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये तो चीज़ चलो ठीक है गणवेश में दिख रही है आपको इसलिए आपने पूछा। दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरी टीम में 12 मेंबर हैं, 12 के 12 मेंबर के नशे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना कोई छोटा मोटा नशा भी नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तो, आप लोग कहते हैं कि सर टीचर है उनको आपको वो कुछ भी करे, नशा उनकी लाइफ है, दैनिक लाइफ है, दैनिक लाइफ है तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं जिस टीचर को यहाँ पे लेता हूँ उससे पहले उनसे एक क्वेश्चन मेरा ज़रूर होता है कि नशे में आपका क्या है। वो कहता है कि सर थोड़ी सी आदत है, मैं ड्रिंक कर लेता हूँ या कोई गुटखा खा लेता, तो सर सॉरी उसके लिए मेरे यहाँ स्कूल में जगह नहीं है बिल्कुल ही। मेरे सिंपल स्टाफ है, एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस स्टाफ को रखता हूँ, और वो भी एक सिंपल लाइफ वाले, कोई तामझाम नशेड़ी स्टाफ नहीं। स्टाफ अनुशासित तो बच्चे अनुशासित, और बच्चे और स्टाफ के अनुशासन से ही विद्यालय आगे बढ़ता है। धन्यवाद। तो साथियों, हमने देखा कि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां हैं वो भी हमने देखी थी, और उसके साथ में हमने जो है विद्यालय के संपूर्ण जो स्टाफ है उनसे भी बात करके आपके सामने जो है उनकी गतिविधियां पेश की हैं। धन्यवाद। लगातार खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।